अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ पार्टिकल्स। आई एम योर होस्ट शारिक समी और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन ह्यूमन हिस्ट्री। इंसानों ने किस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज़ करना शुरू किया और आज हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में किस कदर आगे बढ़ गए, ये काफ़ी लंबा सफ़र है और इसको एक्सप्लेन करना और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारी जो है वो आज के टाइम की पेज जो है वो उसी टाइम से निकली। सो उस ये चीज़ हमें इंस्पायर करती है, तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है और आज मैं यही सब डिस्कस करने वाला हूँ। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो स्टार्ट था ह्यूमन एवोल्यूशन में टेक्नोलॉजी का, सबसे पहले जो हमने टूल बनाए वो पत्थर से बनाए इन स्टोन एज, यानी कि जो पत्थरों का दौर था उसमें हमने टूल्स बनाना शुरू किए। हम पत्थर से टूल्स बनाते थे, पत्थर को शार्प करके उससे लकड़ी काटते थे, देन उन लकड़ी को यूज़ करके उसका हैंडल बनाया। देन हमने वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते मज़ीद टूल्स को यूज़ करके और टूल्स बनाए। यहाँ से हमने जो है वो बेसिक समझ लें टेक्नोलॉजी का आगाज़, बिल्कुल बेसिक कहा जाए तो, क्योंकि पत्थर लकड़ी टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी, लेकिन इज नथिंग कंपेयर टू टुडेज टेक्नोलॉजी, बट इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ आवर टुडेज वर्ल्ड। आज की दुनिया है उसकी फाउंडेशन है वो। और आज हम इतना आगे निकल गए हैं उस टेक्नोलॉजी में कि हम स्पीड ऑफ साउंड से ट्रैवल करते हैं, हम स्पेस में टेलीस्कोप देखते हैं ताकि हम कहकशाओं में देख सकें। हम जो है वो इंटरप्लैनेटरी स्पीशीज़ बनने जा रहे हैं, वो स्पीशीज़ जो एक से ज़्यादा प्लैनेट में रहती है मार्स को कॉलोनाइज़ करके। ये वो टेक्नोलॉजिकल फीट्स हैं जो बहुत बड़े हैं और हमने काफ़ी लंबा सफ़र किया है, तक ऑलमोस्ट 3 मिलियन ईयर्स हमने जो है वो इस टेक्नोलॉजी को दिए और आज हम ऐसे टाइम में खड़े हैं जहाँ पे हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं। तो काफ़ी जो है वो टाइम लगा हमें, लेकिन देखा जाए तो आज हम जो वहाँ से निकले थे पत्थरों के दौर से और आज जो हम अचीव कर पाए, काफ़ी इट्स ब्रिलियंट। सो यही सब आज डिस्कस करने वाला हूँ और इसलिए इस एपिसोड का नाम रखा है सिलिकॉन टू सिलिकॉन। इसका मतलब यानी कि एक अजीब सी रिलेवेंसी है और काफ़ी आयरॉनिक है कि हम जब स्टार्ट कर रहे थे अपनी टेक्नोलॉजी का, जो हमने फर्स्ट टूल्स बनाए थे वो भी हमने पत्थर से बनाए, स्टोन से, और स्टोन्स बनते हैं सिलिकॉन से। और आज जो हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हुई है उसकी जो बेस बनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कंप्यूटर्स थे वो भी बनते हैं माइक्रोचिप से, यानी कि जो प्रोसेसर चिप्स होती हैं वो भी सिलिकॉन से बनती हैं। सो एक अजीब सा कनेक्शन था जो मुझे काफ़ी यूनिक लगता है इसमें, इसलिए मैंने इस एपिसोड का नाम रखा फ्रॉम सिलिकॉन टू सिलिकॉन, यानी कि उस पत्थरों के दौर से आज के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सफ़र है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं इन दिस एपिसोड। सो लेट्स स्टार्ट इट। Auto sequence start in 5, 4, 3, 2, 1. ऑलराइट, तो ये 3 मिलियन ईयर्स की जो हमारी ये जर्नी है टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन की, इसको हिस्टोरियंस मेनली जो है वो 5 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। इसमें नंबर 1 स्टेज आती है स्टोन एज, जब हमारा स्टार्ट हुआ था टेक्नोलॉजी का, जब हमने फर्स्ट टूल्स बनाए थे बेसिकली। और सबसे लंबा एरा है ये जो है हमारी हिस्ट्री का, एक बहुत लंबा एरा हमने स्टोन एज में गुजारा है। उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा साइंटिफिक एवोल्यूशन का, जब हमने साइंस में जो है वो एक तरह से समझे कि चीज़ों को देख के ऑब्जर्व करना शुरू करा, उनके पीछे की रीजनिंग आइडेंटिफाई करना स्टार्ट की कि बेसिकली सूरज मशरिक से क्यों निकलता है, सीजन्स क्यों होते हैं, मौसम क्यों बनते हैं। यहाँ से हमारा स्टार्ट था, मतलब एक रीजनिंग का, जो हम बेसिकली जो है हमने लॉजिक से ये आइडेंटिफाई करना चाहिए चीज़ें किस तरह होती है। साइंटिफिक एवोल्यूशन इस स्टेज को कहते हैं। उसके बाद जो है साइंटिफिक एवोल्यूशन लीड किया हमारी एग्रीकल्चर एवोल्यूशन में। जाहिर सी बात है, जब हमने साइंस हमें समझ आ गया था, चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हमारी बेहतर हो गई थी, तो हमने उसको अपनी फूड सप्लाई में यूज़ किया, जिससे हमारा एग्रीकल्चर एवोल्यूशन आया, जिससे हमारे जो है वो फूड सप्लाई बेटर हुई। उसके बाद जो है एग्रीकल्चर एवोल्यूशन की वजह से जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ी, उसने लीड किया हमें इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन में। ज़ाहिर है, जब एक तरह से लेबर बढ़ी और हमारी साइंस में तरक्की बढ़ी, तो उससे जो प्रोडक्ट निकला वो हमारे इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन था। इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन ने हमें बहुत स्ट्रॉन्ग किया और उसने बुनियाद रखी जो हमारा आज का आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है और एज ऑफ इंटरनेट है इसकी। ये पूरी 5 स्टेज हैं जो मिलकर हमारी आज की सिविलाइजेशन बनाती हैं। तो इसमें बेसिकली हम इन चीज़ों को पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे और हर एक स्टेज को डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे चल के। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टोन एज से। ऑलराइट, तो जो स्टोन एज था वो हमारा बिल्कुल ह्यूमंस का जो था वो स्टार्टिंग का टाइम था और ये हमने बिल्कुल वो टाइम कह लें जब हमने वर्ल्ड को डिस्कवर करना शुरू करा था और बिल्कुल जो है टेक्नोलॉजी का स्टार्ट किया था। बेसिक टूल्स जो थे, जो हमारे फर्स्ट टूल्स थे जो हमने बनाए, वो जो है वो करे थे। अच्छा, जब भी स्टोन एज की बात होती है, लोगों के सामने पिक्चर बनती है कि हम जो है वो इंसान जो है वो इस तरह शहरों में नहीं रह रहा, बेसिकली जंगलों में रह रहा है और उसके पास जो है वो पत्थर और लकड़ी के बने टूल्स हैं, उसने खाल से बने और पत्तों से बने कपड़े पहने हुए हैं और एक तरह से जहाँ वो जा रहा है, घूम रहा है, बायां बानों में घूम रहा है, कोई एक ठिकाना नहीं, कोई घर नहीं। और बेसिकली यही टाइम था, वो ऐसा ही वक्त था
लेकिन एक बात की, इस चीज़ की खास बात यह है कि जो टाइम था हमारा, इसको प्री हिस्टोरिक एरा कहते हैं। प्री हिस्टोरिक मतलब हिस्ट्री से पहले, मतलब ये वो टाइम है जब इंसानों ने लिखना पढ़ना शुरू नहीं करा था, हिस्ट्री लिखना शुरू नहीं करी थी। तो इसके बारे में जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन है आज के टाइम में, वो कार्बन डेटिंग से मिली। यानी कि आज के टाइम में जो हमारे हैं हिस्टोरियंस हैं और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने आज जितने भी फॉसिल्स फाइंड आउट करे हैं उसमें कार्बन डेटिंग के थ्रू, यानी कार्बन डेटिंग एक प्रोसेस होता है जिससे जो है हम किसी भी फॉसिल्स की जो है वो चेक कर सकते हैं कि वो कितना पुराना है कार्बन डेटिंग के थ्रू। तो उससे हमें पता लगा, जितनी भी हिस्ट्री का पता लगा है कि हमने जो फर्स्ट टूल्स थे वो कब बनाए थे, हमने फर्स्ट टाइम आग चलाना कब सीखा था, और इस तरह से जितनी भी चीज़ें हैं हमें उसी से पता चली। कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लोगों ने पहले डॉक्यूमेंट किया और अभी हमें पता चला। तो इसलिए जो इसमें इस फेज़ में जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो है, लेकिन काफ़ी वीक है, इतनी डेप्थ नहीं है और इतनी एक्यूरेट नहीं है। तो इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है बोलने को, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं जो बहुत बेसिक हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने उस टाइम में सीखी, उनके बारे में मैं डिस्कशन करूँगा यहाँ पे। जैसे कि ऐसे समझिए कि जब हमने फर्स्ट टूल्स बनाए वो हमने स्टोन्स से बनाए थे। हमने स्टोन्स को ही यूज़ किया, दूसरे स्टोन्स को मार के उनको तराशा, यानी कि उनको शार्प किया, और देन जब वो शार्प हो गए तो हमने उससे फिर लकड़ी को काटा। देन हमने लकड़ी जब हमें मिली हमने उसको यूज़ करके जो है एक्स बनाए, हैमर बनाए। इस तरह से हमने बिल्कुल बेसिक टूल्स का स्टार्ट किया था। ये हमारे वो थे जो फर्स्ट टूल्स है। और आफ्टर ऑल जो हमारी सबसे फर्स्ट कह लें कि जो इन्वेंशन जिसको कहा जाता है व्हील, वो भी जो है उसी तरह स्टोन से, उन्हीं हैमर से तराश के जो है एक प्रॉपर एक व्हील बनाया गया जिससे कार्ड बनी। तो ये सब चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये तो कह लें कि पता होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इतनी एब्स्ट्रैक्ट होती हैं जो नॉर्मल नज़र नहीं आती। जैसे आज की सिविलाइजेशन में जो सबसे बड़ी नीड थी वो थी सोशल की, यानी कि ह्यूमन आपस में किस तरह कम्युनिकेट करें, एक सोशल सोसाइटी किस तरह बिल्डअप करें। उसके लिए जो थी उस टाइम में भी हमारे पास एक बेसिक प्रोटो लैंग्वेज होती थी। यानी प्रोटो लैंग्वेज कहते हैं एक बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज को। आज के टाइम में तो जैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हम अपनी बात को जिस तरह चाहें, जिस मेथड में चाहे उस वे में हम बता सकते हैं। एक बात को करने के 10-10 तरीके हैं। तो वो तो बिल्कुल एक उस तरह की बात है कि वहाँ पे जो लैंग्वेज थी वो सिर्फ इस हद तक थी कि आप अपने जो है वो एक मिशन स्टेटमेंट पहुँचा सकें, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज। लेकिन उसने जो किया वो ये कि इंसानों को साथ किया टुगेदर, क्योंकि उस टाइम के जो इंसान थे उनको कहा जाता था हंटर्स एंड गैदरर्स, यानी कि वो लोग जो थे वो शिकार करते थे और बेसिकली जो खाने के लिए क्या था कि जो भी उनको मिलता था वो कलेक्ट करते थे और नॉर्मली दूसरे जानवरों का शिकार करते थे, छोटे जानवर होते थे। और अगर फॉर एग्जांपल बेरीज मिल गई, फ्रूट्स मिल गए, इस तरह की चीज़ों को जो है वो कंज्यूम करते थे। तो उनको ये टाइटल दिया गया था। उस टाइम पे जो था उनके लिए स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वो बड़े जानवर का जब शिकार करते थे, जाहिर है जो मेहमत होते थे इस तरह के, अगर आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा विजुअल्स में, जो केव पेंटिंग वगैरह हैं उनमें दिखाया जाता है कि किस तरह से वो लोग जो है वो मिल के जो है वो बड़े मेहमत का शिकार करते थे। इट्स ट्रू, कार्बन डेटिंग से ये बात प्रूव हुई है कि हाँ इस तरह से था। वहाँ पर जो हम लैंग्वेज यूज़ करते थे वो लैंग्वेज हमारी आज की लैंग्वेज को बिल्डअप करने की बहुत बड़े रीज़न बना। एक्स, हैमर्स और व्हील्स जो थे ये हमारे बेसिक इन्वेंशंस थी, बट उसके अलावा प्रोटो लैंग्वेज हमारी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एक तरह से इन्वेंशन ही है, क्योंकि हमने किस तरह से कम्युनिकेट किया उसको आहिस्ता आहिस्ता हमने इम्प्रूव किया। क्योंकि जब हम शिकार करते थे उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, उसके अलावा दूसरी चीज़ों में कम्युनिकेट करने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट, तो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन थी। उस टाइम पे हमने प्रोटो लैंग्वेज बनाई। हाँ ज़ाहिर आगे चल के उसकी कह लें कि वे तब्दील होता गया और वो मोर कॉम्प्लिकेटेड होकर एक प्रॉपर लैंग्वेज बनी आगे चल के, लेकिन उस टाइम में जो थी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। उसके अलावा जो है अराउंड जब 1 मिलियन ईयर्स गुजर गए हमें इस तरीके से, उसी वे में हमने वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी, वो थी कंट्रोल ऑफ फायर। कंट्रोल ऑफ फायर जो था हमने तकरीबन जब सीखा उस वक्त, उससे पहले हमने फ़ायर देखी थी बट उसका कंट्रोल हमें नहीं मिला था। यानी कि क्या कह लें कि ऑन द व्हील जब चाहें आग लगाना, ये चीज़ नहीं थी। हमने जो है वो ये स्ट्रेटजी सीखी। ज़ाहिर अब हिस्टोरियंस जो बताते हैं उसके हिसाब से एक डिफरेंट चीज़ है कि एक तरह से कह लें कि कुछ सेंटर जगह या कोई सेंटर स्पेस नहीं थी जहाँ पे सबसे पहले फायर जो है वो हुई हो। अलग अलग प्लेसेस पे इस चीज़ के जो है उनको फॉसिल्स मिले हैं कि हाँ यहाँ पे पहले, उसके बाद यहाँ किस तरह से जो है वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट लोकेशन इन द वर्ल्ड पे जो है वो हमें इस तरह के आसार मिले कि हाँ यहाँ पे आग लगाई गई और यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है वो स्टोन्स को यूज़ करके आग लगाई गई। तो एक फ़िक्स जगह नहीं है, बट हाँ एक टाइम है कि अराउंड 1 मिलियन ईयर्स के बाद जो है हमें वो फायर का कंट्रोल मिला। और वो एक सेकेंड में कहूँगा उस टाइम की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि उसने जब हमें फ़ायर मिली तो हमें बहुत सारे इसके प्लस पॉइंट्स थे। ये सबसे पहला जो प्लस पॉइंट था कि जो रात का टाइम था वो जब पहले ज़ाहिर है डार्कनेस में होता था, तो उस टाइम पे ना आप हंटिंग कर सकते थे, ना आपको
गैदरिंग, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते, उस टाइम डार्कनेस होती थी कम्प्लीटली। तो वो टाइम हमारा यूटिलाइज होना शुरू हुआ और हमने जो है वो फायर की रोशनी के ज़रिए जो है वो हमने हंटिंग भी स्टार्ट की रात के टाइम में, क्योंकि रात के टाइम में बेसिकली जो दूसरे जानवर थे वो सो रहे थे, तो उनका प्रे करना आसान होता था। और इस तरीके से हमने रात के टाइम में खुद का जो डिफेंस था, क्योंकि जो दूसरे शिकारी जानवर थे वो भी नॉर्मली रात को अटैक करते थे, तो उससे भी हमें डिफेंस मिला, क्योंकि जब वो फायर होती थी तो उससे बेसिकली हम दूसरे जो बड़े जंगली जानवर थे उनसे बचते थे। और फायर ने हमें हीट का काम भी दिया कि जब विंटर्स होते थे, विंटर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता था, बहुत सारे जो है वो ह्यूमंस की वैसी डेथ हो जाती थी, लेकिन उससे जब एक हीट सोर्स हमें कंट्रोल मिल गई, तो उससे हमें एक हीट सोर्स की वजह से जो है वो विंटर्स हमारे लिए ईजी हुए। इस तरीके से हमने एक और बहुत बेसिक चीज़ स्टार्ट की, वो थी हमने खाना कुक करना शुरू किया, यानी कि खाने को हीट करके, मीट को हीट करके कुक करना शुरू करा। तो उससे क्या होता है कि जो बहुत सारे न्यूट्रिशन से खाने के वो बढ़ जाते हैं, उसको कुक करने से, उसको हीट करने से बैक्टीरियाज जो हैं वो मर जाते हैं और मीट मोर न्यूट्रिशन हो जाता है। और उस न्यूट्रिशन मीट को जब हमने कंज्यूम किया, उससे हमारा जो है वो ब्रेन डेवलप होना शुरू हुआ, ब्रेन की डेवलपमेंट, ब्रेन की ग्रोथ जो है और ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि अब हमें ऐसा फूड मिल रहा था न्यूट्रिशन में जो हमारे ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये वो इन्वेंशन थी जिसने एक तरह से हमारे हर एस्पेक्ट को, जो है हर लाइफ के हर एस्पेक्ट को उस टाइम में चेंज किया, और एक सोसाइटी की तरफ हम आगे बढ़ने लगे, एक सिविलाइजेशन बनने लगे। हमारे पास एक सिविलाइजेशन बनने के लिए हर टूल उस टाइम अवेलेबल था। हम जो थे वो स्टोन्स और लकड़ी से बने टूल्स हम यूज़ कर रहे थे ऑलरेडी, कार्ड्स व्हील्स की बनी हम यूज़ कर रहे थे। हमारे पास एक बेसिक प्रोटो लैंग्वेज थी कम्युनिकेट करने के लिए, एक हंटिंग के लिए टूल्स हो गए थे, काफ़ी फायर हो गई थी रात में शिकार करने के लिए, तो एक प्रॉपर फूड सप्लाई थी। और इस तरह से जो था हमने गैदरिंग से स्मॉल बनाना शुरू करी और छोटी सोसाइटीज़ में बनना शुरू करा, आपस में एक बिल्कुल बुनियादी स्टार्ट रखा कि फैमिलीज़ के लिए वो एक बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम था उसका। लेकिन इन चीज़ों ने जो है हमें एक प्रॉपर आज की सोसाइटी की बिल्कुल बेसिक शक्ल देना शुरू कर। अच्छा, जब फायर का कंट्रोल आया उस टाइम हमारे पास, तो जो लाइफ थी उस टाइम की काफ़ी डिफ़िकल्ट, वो रिलेटिवली इजी हो गई। ज़ाहिर है एक एनर्जी सोर्स था जो हमें लाइट भी प्रोवाइड कर रहा है और हमें फूड को न्यूट्रिशंस कर रहा है और हमें एक तरह से वेपन को डिफेंस का काम भी कर रहा है। तो उससे हुआ ये कि हम थोड़ा सेटल डाउन होना शुरू हुए और हमारी पॉपुलेशन तेज़ी से इंक्रीज़ होना शुरू हुई, क्योंकि वो जो हार्श टाइम था, वो जो विंटर्स थे और वो लेस न्यूट्रिशन फूड्स था, और कह लें कि जो रात के टाइम के जो ख़तरात थे कि अंधेरे की वजह से वो ख़त्म हुए और हमें एक एक्स्ट्रा टाइम मिला हंटिंग करने का, उससे हमारी फूड सप्लाई बेहतर हुई, तो उससे हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी। और ज़ाहिर है जब पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती है तो उस हिसाब से कह लें कि फ़ूड सप्लाई भी आपको हिसाब से पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि इट्स अ साइकिल कि अगर आपकी जो है वो फूड सप्लाई थोड़ी इंक्रीज़ होगी, उसके रिजल्ट में पॉपुलेशन ज़ाहिर है उससे ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, दैन आपको कीप अप करना पड़ता है फूड सप्लाई के साथ, ताकि आप जो अपनी पॉपुलेशन को फीड कर सकें। तो उस टाइम भी वैसा ही हुआ और हमने बेसिकली जैसे टाइम गुजरता है कि हमारा ब्रेन ज़ाहिर इवॉल्व हो गया था, हमने कुछ पैटर्न नोटिस करना शुरू करे कि किस तरह से जो है वो सीड से जो है वो प्लांटेशन होती है, प्लांट ग्रो करता है, बड़ा होता है और देन वो फल देता है। इसी तरीके से हमने वेदर्स को नोटिस करा कि एक पर्टिकुलर टाइम तक सर्दी रहती है, उसके बाद गर्मी आ जाती है, और कब दिन होती है, रात होती है, इस तरह सूरज के और सितारों के पैटर्न्स हमने नोटिस करने शुरू करे। हमें उस टाइम रीज़निंग नहीं पता चली कि हाँ ऐसा क्यों है, बट हमने उसका एडवांटेज लेना सीख लिया कि ये पैटर्न हमने समझ लिया, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है टेक्निकली ह्यूमन ब्रेन वैसे भी जो है वो पैटर्न समझने में बहुत अच्छा होता है। तो उसने पैटर्न्स पिक करने शुरू करे और उन पैटर्न्स को यूज़ करना शुरू करा। इस तरह से हमने देखा कि हाँ कौन सा टाइम बेहतर होगा जो है प्लांटेशन के लिए, कौन सा टाइम जो है बेहतर होगा कि हमने प्लांटेशन नहीं करनी विंटर्स का टाइम है, मतलब उससे पहले ज़ाहिर है अगर कि आगे प्लांटेशन नहीं होगी तो हमने ज़ख़ीरा अंदोज़ी करनी है, जो प्लांट्स हैं उनको बचा के रखना, फूड्स उसको जो है वो मतलब ज़ख़ीरा करना है ताकि हमारे जो विंटर्स ईजी हो। इस तरह से हमें समर्स के अंदर जो है वो अपनी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ानी है। इस तरह से एक बेसिक जो था वो हमने क्रॉपिंग शुरू करी एक तरह से, ठीक है, मतलब हमने बीज बोना शुरू करे, उससे खुद से हमने अपने प्लांट्स लगाए और अपनी चॉइस के जो है वो चीज़ें पैदा करना शुरू करी वहाँ से। वो फर्स्ट टाइम था जब हमने जो है वो इस तरह से पैदा करना, और वो टाइम था जब हमारे पास कह लें कि बेसिक डोमेस्टिक एनिमल्स नहीं होते थे। एनिमल की जो डोमेस्टिकाइजेशन थी वो उस टाइम शुरू नहीं हुई थी, हमारे पास ऐसे पालतू जानवर नहीं होते थे, और ना ही जो है वो फार्मिंग का कोई कॉन्सेप्ट था, ना उस टाइम एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट था। ये जस्ट एक बेसिक नीड की बेस पे जो है हमने पैटर्न समझ के उसको यूज़ करना शुरू करा, और ये वो तरीका था जिससे हमने बिल्कुल स्टार्ट
स्टार्ट में जो है प्लांटेशन सीखी और हमने इन पैटर्न्स को नोटिस करा, वेदर के और सीजन्स को नोटिस करा, यहाँ से जो है हम आगे बढ़े। और फिर उससे क्या हुआ कि हम जितनी चाहते हैं, क्योंकि हमारे अब कंट्रोल में, एक तरह से कह लें कि फूड सप्लाई हमारे कंट्रोल में आ गई कि हम जितने ज़्यादा बीज बोएंगे उतनी ज़्यादा जो है हमें सप्लाई मिलेगी, जितना हम जो ज़ख़ीरा करेंगे, जमा करके रखेंगे, उतना हमारे लिए विंटर्स ईजी हो जाएंगी। तो वही हुआ, साइकिल रिपीट हुआ, हमारी फूड सप्लाई बेहतर हुई, उससे उसके रिजल्ट में हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ उससे और ज़्यादा बढ़ी। फिर इसी तरह से जो पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ी तो उसको हमने एज अ लेबर यूज़ करा अपनी फूड सप्लाई मज़ीद बढ़ाने में। तो ये एक साइकिल था जो कंटिन्यूस चलता रहा और हमारी जो पॉपुलेशन थी वो काफ़ी ग्रो करती रही और करती रही। ये पूरा स्टोन एज के टाइम के अंदर हुआ। और यहाँ से जाहिर है जब आपस में पॉपुलेशन ग्रो करते रही, हमारे पास प्रोटो लैंग्वेज थी, डिस्कशन बढ़ी, आइडियाज़ बढ़े, आइडियाज़ एक्सचेंज हुआ, जाहिर है वन ब्रेन, वही 1+1=11 वाली बात, सिनर्जी पैदा हुई इंसानों के अंदर कि आपस में एक दूसरे के आइडियाज़ को तब्दील किया, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज किया और बेहतर जो है वो आंसर और रीजनिंग और बेहतर पैटर्न रिकग्निशन कह लें कि हम जो है टोटल मिला के एक बेहतर सिविलाइजेशन बनना स्टार्ट हुए। और वहाँ से जो है हम अगली स्टेज पे गए जो था हमारा साइंटिफिक एवोल्यूशन, कि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी अब कि हम जो है वो चीज़ों के पीछे की रीजनिंग समझने लग गए थे। और वहाँ से हमारे एक तरह, जाहिर है जब हम चीज़ों को समझें और उसके आंसर्स निकालें तो उसको ही साइंस कहते हैं। तो यहाँ से हम साइंटिफिक एवोल्यूशन के अंदर एंटर होते हैं। तो चलें हम साइंटिफिक एवोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो ऑलमोस्ट 55,000 ईयर्स अगो, 55,000 साल पहले तकरीबन जो है वो इंसानों ने एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज डेवलप कर ली थी। यानी कि स्टोन एज के बाद जो हमारी प्रोटो लैंग्वेज थी, जैसे जैसे हमारी सोसाइटी डेवलप होती गई, पॉपुलेशन ग्रोथ होती गई और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हुए, तो जाहिर है कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें बेटर से बेटर लैंग्वेज चाहिए थी। और वो लैंग्वेज हमारी इम्प्रूव होती गई टाइम टू टाइम और एक मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज बन गई। वे ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हुए हमारे इस तरीके से। उस टाइम पे हमने राइटिंग एंड रीडिंग शुरू करी, लिखना पढ़ना में और आ गया, यानी कि एक नया मेथड डेवलप हुआ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का, राइटिंग। और इसमें ये तो था, इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि स्टोन एज का जो टाइम था वो प्री हिस्टोरिक एरा, यानी कि वो टाइम जब हमने हिस्ट्री लिखना स्टार्ट नहीं की थी, और ये वो टाइम था। इसके बाद जो था, मतलब जो पूरी स्टोरी थी वहाँ पर हम लिखना नहीं जानते, जाहिर सी बात है उस टाइम स्टोरियंस नहीं थे हमारे पास, तो हम उस टाइम की जो हिस्ट्री है हमें सिर्फ कार्बन डेटिंग के थ्रू मिली। तो ये वो टाइम था 55,000 ईयर्स अगो जब हमने लिखना स्टार्ट किया और हिस्टोरियंस आए और उन्होंने हिस्ट्री लिखना स्टार्ट की। तो इसके बाद से जो चीज़ें हमारे पास हैं वो एक प्रॉपर हिस्ट्री की शक्ल में है। और जैसे ही हमने ये कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज डेवलप की तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ ज़ाहिर है बेहतर हो गया। जैसे अगर मैं एक ऐसी लैंग्वेज में आपसे कम्युनिकेट करूँ तो आई कैन एक्सप्रेशंस के ज़रिए आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन पूरी डिटेल में आपको बात नहीं समझ आएगी। लेकिन अगर मैं आपसे आपकी लैंग्वेज में बात करूँ और एक कह लें कि एक कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी में अगर आपसे बात करूँ तो आप मेरी बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। दूसरी लैंग्वेज में इस तरह यही हुआ कि जैसे हमारी सोसाइटी ग्रो करी, हमें कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज मिली, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज मिली और हमने लिखना शुरू किया हिस्ट्री। तो वो हिस्ट्री हमारे पास इस टाइम में आना शुरू हो गई। तो हमारी जो सोसाइटी थी उसमें और भी चेंजेस आए। हम जो हंटर्स और गैदरर्स थे स्टोन एज में, वो अब हम फार्मर्स बन गए थे। हमने जो है बेसिकली क्रॉप्स की जो है वो प्लांटेशन शुरू करी। उसके साथ साथ हमने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, वो थी एनिमल डोमेस्टिकेशन, यानी कि जानवरों को जो है वो पालतू बना के रखना। ये चीज़ जो होती है ये हमने उस टाइम में स्टार्ट करी, यानी कि साइंटिफिक एवोल्यूशन से बिल्कुल स्टार्ट में स्टोन एज के एंड में ये वो टाइम था। और सबसे पहले जिस एनिमल को हमने डोमेस्टिकेट किया था वो डॉग, यानी कि उनको हमने इसलिए क्योंकि वो एक तरह से उनको डोमेस्टिकेट करना ईजी था और उनको फीड, वो सेल्फ खुद से फीड कर सकते थे, वो खुद से खाना पीना अपना करते थे। वो हमारे डिफेंस के काम आते थे, हमारे हंटिंग के काम आते थे और भी बहुत सारी जगह हेल्प करते थे। तो ऐसे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना रिलेटिवली ईजी था। उसके बाद हमने अलग अलग तरीके के एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया, काउज, शीप्स, गोट्स। जाहिर सी बात है क्योंकि इतनी बड़ी जब हमारी सोसाइटी हो गई थी तो हम एनिमल्स को अपने पास रखते थे और जब हमें नीड पड़ती थी हम उनको जो है वो कंज्यूम भी करते थे। उनसे दूसरी तरह से जैसे हाइड हो गई या दूध हो गया, इस तरह से उनको हमें चीज़ें मिलती रहती थी। तो वो फार्मिंग हमें वहाँ बहुत हेल्प करती थी। असाइड फ्रॉम द क्रॉप्स, यानी कि जो हमने प्लांटेशन करे थे, जो हम ऑलरेडी क्रॉप्स वगैरह ग्रो कर रहे थे, उसके अलावा ये एक्स्ट्रा फूड सोर्स भी था और उसके अलावा डिफरेंट जगह पे हेल्प भी आती थी। तो ये जब हमारी सोसाइटी बढ़ना शुरू हुई, यहाँ पे हम फार्मर्स बने, हम सेटल डाउन हुए। यानी कि हमने पहले यही था कि कभी
अभी यहाँ हैं, फिर आगे मूव करते रहेंगे अलग अलग लोकेशन पे, जैसे स्टे कर लिया फिर आगे स्टे कर लिया, कोई फिक्स लोकेशन नहीं थी। अच्छा, इसका जो दूसरा बड़ा रीज़न था वो हमारा एक तरह से कह लें कि वेदर में चेंजेस थे, क्योंकि वो जो टाइम था उसमें हमारे वेदर्स में काफ़ी चेंजेस आए, तो हम आहिस्ता आहिस्ता सेटल डाउन, क्योंकि पहले वेदर एक्सट्रीम था, देन ऑलमोस्ट 2 मिलियन ईयर्स के बाद का ही टाइम था ये। अभी आप देखें 55,000 ईयर्स अगो की बात है, तो काफ़ी पुरानी बात नहीं रिलेटिवली। तो उस टाइम में हमारे वेदर्स में काफ़ी चेंजेस आ गए थे, वेदर्स थोड़ा एक्सट्रीम्स, थोड़ा कह लें कि विंटर्स का टाइम कम हो गया था, पहले बहुत लंबे विंटर्स होते थे, तो उसकी वजह से हमें एक प्रॉपर जगह मिली, हमने एक सोसाइटी की शक्ल, एक प्रॉपर सिविलाइजेशन की शक्ल इख्तियार की, हमारी लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड थी, हमें लिखने को आ गया था, तो ये चीज़ें आपस में मिलके हमें एनिमल डोमेस्टिकेशन और फार्मिंग के साथ साथ हमारी जो है वो फार्म्स बने, फार्म से सिटीज़, सिटीज़ से जो है सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन से एम्पायर्स, तो ये एक पूरा जो साइकिल बढ़ता गया। और ये बढ़ते बढ़ते एम्पायर, जो आपने जितनी बड़ी बड़ी एम्पायर देखी लास्ट 55,000 ईयर्स में जितनी भी थी, ये उसकी हिस्ट्री थी, तो वहाँ तक हम पहुँचे। और जैसे ये बड़ी बड़ी एम्पायर बनी, इतना हमें बेसिकली हम इससे कह लें कि खाने पीने और डिफेंस से हमारा माइंड जो है थोड़ा, और हमें एक फुर्सत का लम्हा मिले, फुर्सत के लम्हात मिले, तो हमने सोचा, हमने देखा, हमने रीजनिंग स्टार्ट की कि ऐसा क्यों होता है। अच्छा, अगर आप प्री स्टोरी के एरास में देखेंगे, या ज़्यादा पुरानी बात ना करें, बिल्कुल इससे पहले भी अगर आप देखेंगे, जब बिल्कुल हम फार्मिंग स्टार्ट की थी उस टाइम पे, अगर लोगों को ये समझ आता था कि वेदर्स हैं, सीजन्स हैं, दिन है, रात है, ये चीज़ें हो रही हैं, किस टाइम पे बीज बोना है, अगर हम इतने कह बीमार फील कर रहे हैं तो कौन सी चीज़ खा के जो है हम बेटर फील करेंगे, ये चीज़ लोगों को पता था, कि मेडिसिन का उनको पता था, सीजन्स का पता था, डे नाइट का पता था, लेकिन उनको एक बहुत बड़ी चीज़ मिसिंग थी, वो थी वाई। यानी कि अगर आप, उनको ये पता था कि यार ये सर्दी का टाइम है, इस टाइम जो है वो प्लांटेशन नहीं करनी, गर्मी की प्लांटेशन जो हुई है उसको यूज़ करना, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि सर्दी क्यों आती है, दैन गर्मी क्यों आती है, सर्दी इसी टाइम क्यों आती है, डे क्यों होता है, नाइट क्यों होती है, ये उनको रीजनिंग नहीं पता थी कि ऐसा, मतलब वाई नहीं था उनके पास कि ये चीज़ होती क्यों है। लेकिन उस टाइम पे जो है एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन एम्पायर थी ग्रीक्स की, तो ग्रीक्स जो थे वो मास्टर्स ऑफ कह लें कि रीजनिंग, उनसे बेहतर वो फिलासफर्स थे बेसिकली, जितने भी इस टाइम के फिलासफर्स हैं, आपके प्लूटो हो गया, या आपका कह लें सोक्रेट्स है, या ये जितने भी जो थे बड़े फिलासफर्स थे, इन्होंने रीजनिंग की जो थी, एक तरह से किंग थे ये लोग, क्योंकि इन्होंने हर चीज़ की आपको रीजनिंग बनाना शुरू करी। इन्होंने उस चीज़ को लॉजिकली देखा कि हाँ सूरज क्यों निकलता है, चांद क्यों जाता है, और इसके रीज़न, लॉजिकल रीज़न बनाना शुरू किया। कुछ गलत थे, कुछ सही थे, आगे चल के पता चला, लेकिन उन्होंने रीज़न देना शुरू करे। उससे पहले अगर आप पूछेंगे तो यही होता था, वो आपको जवाब नहीं, वो आपको किसी न किसी डाइटी के गॉड के बारे में बताते थे कि यार ये इस गॉड के साथ था, ये इस गॉड के साथ था, किसी सुपर नेचुरल के बारे में बताते थे, कोई लॉजिकल रीज़न नहीं था उसके पीछे। यानी कि जाहिर है उस टाइम पे हमारे साथ ऐसा था कि कोई भी चीज़ जिसका हमें रीज़न नहीं पता या मिस्ट्री हमारे लिए, हम उसको एक सुपर नेचुरल से लिंक कर देते थे, ये वो टाइम था। लेकिन उन्होंने आके हर चीज़ के लॉजिकल रीजंस निकालने शुरू करे कि अगर सूरज आता है तो उन्होंने एक जो एक बेसिक मॉडल बना था सबसे पहला, कि अर्थ फ्लैट है और उसके ऊपर जो है वो सूरज और चांद घूम रहे हैं, ये एक मॉडल था। उसके अलावा आगे मैथमेटिशियंस आए जिन्होंने आगे मैथमेटिक्स बनाई उसकी बेस पे, तो ये वो सारा टाइम था। अच्छा, यहाँ पे जो थी एक तरह से ये वो टाइम आया था जब हमारी रीजनिंग जो थी वो उरूज पे आ चुकी थी। अच्छा, गीक जो थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की रीजनिंग प्रोवाइड की, और उन्होंने जो है ये एक बेस बनाई कि हाँ हमें हर चीज़ के पीछे क्वेश्चन करना चाहिए और लॉजिकल आंसर ढूंढने चाहिए, ना कि हर चीज़ को किसी सुपर नेचुरल एक्टिविटी के ऊपर जो है लगाना चाहिए। वो एक उनकी जो लॉजिक थी उस बेस पे वो अलग थी, और उससे पहले जो लोग थे वो सिर्फ जो है हर चीज़ को डायरेक्टली कहते थे हाँ भाई गॉड की तरफ से है ये, लेकिन उन्होंने देखना शुरू करा कि क्यों कैसे चीज़ें काम कर रही हैं, जिन्होंने आगे चल के उसकी काफ़ी हेल्प की। ग्रीक्स की जो है काफ़ी हेल्प की उन्होंने कि हाँ उनको चीज़ों के पीछे की रीजनिंग पता लगने लगी। अब ग्रीस जो थे वो रीजनिंग तो बहुत अच्छी करते थे, लेकिन वो एक चीज़ नहीं करते थे, वो थे एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि उस टाइम तक ऐसा समझ लें कि कॉन्सेप्ट नहीं था। अभी तो है ना, जैसे जाहिर सी बात है अगर आपको कोई बात पता चलती है तो या तो आप फैक्ट चेक करते हो या तो फिर आप एक्सपेरिमेंट करते हो, उसको रिपीट करके देखते हो उस चीज़ को कि हाँ ऐसा होता है या नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट अभी है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। तो वो जो थे वो सिर्फ रीजनिंग निकाल देते थे कि हाँ ये इस तरह से था या उस तरह से पॉसिबल है। तो उसकी वजह से फ़िलासफ़ी जो थी उनकी काफ़ी ज़्यादा चली, क्योंकि फ़िलासफ़ी को एक्सपेरिमेंट्स की नीड नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया कुछ ऐसी बातें रीजनिंग थी जिनको प्रूव करना ज़रूरी था, और प्रूव नहीं किया जा सकता जब तक एक्सपेरिमेंटेशन ना हो। ये एक्सपेरिमेंटेशन प्रूफ ये सब जो है ये एक साइंटिफिक मेथड कहलाता है। जैसे जो मॉडर्न डे साइंटिफिक मेथड है जो कहते हैं कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, देन हाइपोथेसिस, देन एक्सपेरिमेंट, देन रिजल्ट।
अगर रिजल्ट सही आया तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है, वरना रिजेक्ट हो जाती है। तो किसी भी चीज़ को साइंटिफिकली जो ये ऑब्जर्व करने का तरीका है, ये तो रिसेंटली डेवलप्ड हुआ है, पहले ये नहीं था। पहले जो है सिर्फ नॉर्मली थ्योरीज और हाइपोथेसिस दिए जाते थे, तो ये बाद में डेवलप हुआ। तो जब ग्रीस का जो था वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट करे। कुछ जो थे उनके फिलोसफर्स, उन्होंने स्टार्ट किया, जैसे कि जब उनको देखा था कि स्किन पॉइंट पे रिएक्शन कैसा हो, उन्होंने यहाँ तक इस हद तक है कि वो अपनी स्किन पॉइंट करके चेक करते थे कि हाँ किस तरह से इसको मेडिकेट किया जाता है। और उसके अलावा और भी डिफरेंट तरीके, बिल्कुल स्टार्ट हुआ था उनके एक्सपेरिमेंट का। तब जो था उनकी रीजनिंग के अगेंस्ट चर्च ने जो थे वो आवाज़ उठानी शुरू करी, रिलीजन्स बेसिकली उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू करी, क्योंकि वो एक तरह से कह लें कि हर चीज़ गॉड से हटा के लॉजिक पे ले आ रहे थे, जो ऑब्वियस सी बात है रिलीजन्स को अच्छी नहीं लग रही थी वो चीज़ कि आप जो है ऐसी जगह पे दखलंदाजी कर रहे हैं जो आपकी जगह नहीं है। तो उस वजह से उनके काफ़ी जो थी वो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, और वहाँ पे ज़ाहिर है उस टाइम चर्च काफ़ी पावरफुल होते थे, तो उन्होंने ग्रीस को जो है वो चीज़ रोक दी गई। तो वो जो साइंटिफिक जो एवोल्यूशन चल रहा था उस टाइम, जो साइंस में तरक्की चल रही थी, और जो रीजनिंग से एक्सपेरिमेंट की तरफ का जो सफ़र था वो जब स्टार्ट हुआ था बिल्कुल, वो वहीं पे जो है वो रुक गया था। उसके बाद ये जो काफ़ी लंबा डिले आया है, उसके बाद जब मुस्लिम एम्पायर बिल्ड हुई, मुस्लिम एम्पायर के बाद जो है उन्होंने बेसिकली ग्रीस की जो बुक्स थी उनको यूज़ करके जो है वो उसकी बेस पे आगे चल के दोबारा जो है ना उस साइकिल को स्टार्ट किया, उसकी बेस पे अलजेब्रा बनाई, उसकी बेस पे जो है अल्केमी में बहुत सारे काम किए। यहाँ से इस तरह से जो थे वो दोबारा एक स्टार्ट हुआ। तो उसमें एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट हैं, उन्होंने नाम है अल हसन इब्न अल हैथम, जिन्होंने एक बुक लिखी थी उस टाइम पे ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स अगो। उन्होंने एक बुक लिखी जिसका टाइटल था द बुक ऑफ ऑप्टिक्स, किताब अल मनाज़िर, बहुत फेमस बुक थी। उस बुक में उन्होंने हर तरह का जो उस टाइम पे ऑप्टिक्स के ज़रिए रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लाइट की जितनी भी चीज़ें थी, मेनली उस टाइम पे जितनी भी डिस्कवरीज थी वो सब उन्होंने अपनी उस बुक में ऐड करी, और वो उनकी तरफ से उनकी ऑब्जर्वेशंस जो थी, उनके हाइपोथेसिस थी, उनको लेके उन्होंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बनाए, हाउ रेटिना वर्क्स, किस तरह से जो है इंसानी आँख जो है वो अंधेरे में देखती है, आई का स्ट्रक्चर, रेटिना का, बहुत एक डिटेल्ड बुक लिखी उन्होंने उस टाइम पे। और दैट्स जस्ट ग्रेटेस्ट बुक ऑफ दैट टाइम ऑन द फिजिक्स। उस बुक के ज़रिए, उस बुक में उन्होंने ये सब तो बातें लिखी, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो उस बुक में फ़र्स्ट टाइम आई और उससे पहले कभी नहीं थी, और वो थी साइंटिफिक मेथड जो आज यूज़ होता है। उन्होंने उस बुक में एक ख़ास चीज़ ये करी कि जितने भी लॉज, जितने भी प्रिंसिपल्स उन्होंने उस बुक में स्टेट करे, या जितने भी हाइपोथेसिस उन्होंने उस बुक में लिखी कि किस तरह से लाइट की रिफ्लेक्शन काम करती है, किस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ये सब जब उन्होंने लिखा तो उसके साथ उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड करी। उन्होंने उनको रिपीटेशन का, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने बात लिखी है कि लाइट किस एंगल पर रिफ्लेक्ट होती है, तो उन्होंने उसको रेप्लिकेट करने का तरीका लिया कि आप खुद से किस तरह एक्सपेरिमेंट करके ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं। तो वहाँ से जो थी एक्सपेरिमेंटेशन साइंस के अंदर इंक्लूड प्रॉपर्ली हुई, कि वो जो उनकी बुक थी किताब अल मनाज़िर, वो एक बहुत फेमस हुई, वो अलग अलग यूरोप में गई, वो ब्रिटेन में गई, काफ़ी जगह वो फैली बुक, और बड़े बड़े साइंटिस्ट जो थे उन्होंने उस बुक से पढ़ के उस चीज़ को रेप्लिकेट किया और प्रूव किया। और उन्होंने उस जो मेथोडोलॉजी थी कि एक्सपेरिमेंट स्टेट करना अपनी हाइपोथेसिस की बेस पे, वो उन्होंने वहाँ से पिक करी, और वहाँ से पिक करके वो चीज़ आगे बढ़ती गई। तो वहाँ से जो था इस बेसिक साइंटिफिक मेथड का जो स्टार्ट था वो अल हसन इब्न अल हैथम से हुआ। वहाँ से फिर जाहिर है क्योंकि वो उनकी जो रीच थी वो हर जगह नहीं थी, बड़े साइंटिस्ट तक थी, वहाँ से जो है बहुत सारे पॉपुलर साइंटिस्ट ने उस चीज़ को पिक किया और अपनी मेथोडोलॉजीज़ में यूज़ किया, अपने हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए वो मेथड यूज़ किया। तो वहाँ से साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का जो था वो कह लें कि स्टार्ट हुआ। अगर आप ये वाली यहाँ से अगर आप यूरोप में वगैरह में कहीं बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे कि गैलीलियो ने जो है, गैलीलियो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट थे एस्ट्रोलॉजी में, उन्होंने जो है ये साइंटिफिक मेथड का स्टार्ट किया। तो उन्होंने जो चीज़ पिक की थी, उन्होंने जब फिजिक्स की जो बुक पढ़ी थी जहाँ से उन्होंने ये चीज़ पिक करी और आगे, क्योंकि गैलीलियो के जो थे वो एक तरह से कह लें कि ज़्यादा बड़े साइंटिस्ट थे, उनकी बुक्स ज़्यादा लोग पढ़ते थे, फॉलोअर्स ज़्यादा थे उनके, ज़ाहिर है। तो उस हिसाब से जो इब्न अल हैथम थे उनकी इतनी रीच नहीं थी, गैलीलियो की रीच बहुत ज़्यादा थी। तो उसकी वजह से लोगों ने एक तरह से उनके पर रखी कि हाँ इनके ज़रिए मेथड फॉलो, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके जितने एक्सपेरिमेंट थे वो बहुत ज़्यादा थे, तो वहाँ से वो चीज़ रीच आउट की। तो अगर आप यूरोप वगैरह की बुक पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि साइंटिफिक मेथड गैलीलियो ने स्टार्ट किया।
बट उसकी जो बेस थी उससे पहले वो अल-हसन ख़त्म नहीं रखी। तो ये यहाँ से जो था हमें एक साइंटिफिक मेथड पता चला चीज़ों को प्रूव करने का, हाइपोथेसिस करने का और एक्सपेरिमेंट करने का। तो यहाँ से जो थी हमारी साइंस निकली। इसके बाद से हमने हर चीज़ को देखा, जब भी हमने किसी चीज़ को देखा उसके बारे में हमने सवाल किया और डायरेक्ट उसको ये कहने के इट्स कॉज ऑफ सुपर नेचुरल थिंग, हमने उसको लॉजिकल आंसर ढूंढा। उसका तरीका क्या है कि हमने जाहिर सी बात है हाइपोथेसिस किया कि हाँ ये हो सकता है, ये लॉजिकल रीज़न हो, जो हमने ग्रीस से पिक किया। उसके बाद जो है हमने उसमें एक्सपेरिमेंट अप्लाई किया कि हाँ इसका एक्सपेरिमेंट बिल्ड हो सकता है नहीं हो सकता, उसका एक्सपेरिमेंट बिल्ड करा, देन उस एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट देखा ले। अगर हमारे रिजल्ट जो थे वो वही थे जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी, देन इसका मतलब जो थे हमारी हाइपोथेसिस सही थी। अगर नहीं तो हमें दोबारा से रीहाइपोथेसिस करके दोबारा नए एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करने पड़ते। तो ये जो पूरी मेथोडोलॉजी थी उस टाइम वहाँ डिस्कवर हुई और यहाँ से हमने हर चीज़ को उस तरह देखना शुरू करा कि हाँ साइंटिफिकली ये बात है नहीं है। उसके बाद फैक्ट चेक शुरू हुए, चीज़ों की एक्यूरेसी पता चली कि हाँ हकीकत बेसिकली जो रियल और कह लें कि हमारी इंसानी सोच झूठ, बेसिकली हकीकत और जो है वो झूठ से जो है एकदम क्लियर हो गया साइंस के ज़रिए कि हाँ अगर आपको किसी भी चीज़ को चेक करना है कि वो सही है नहीं, उसको आप साइंटिफिक मेथड से गुजारें, आपको पता चल जाएगा कि वो चीज़ कितनी एक्यूरेट है। और हमने बहुत सारी चीज़ों को और बहुत सारी जो ग्रीस की फिलासफीज थी उनको हमने, ग्रीस की जो एक तरह से कहला हाइपोथेसिस थे उनको हमने गुजारा। बहुत सारे हमें पता चले सही हैं, बहुत सारे हमें पता चले कि रॉन्ग है, फिर हमने उनको हाइपोथेसिस करके जो है आगे बढ़े। तो ये जो था हमारा पूरा साइंटिफिक एवोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुआ और हमें साइंटिफिक मेथड मिला। अब हम आगे जहाँ चलते हैं वहाँ पे हमारे पास एक साइंटिफिक मेथड की बेस थी कि हम चीज़ों को ये चेक कर सकते थे कि कितनी हद तक सही है कितनी हद तक गलत है।